वेलकम बैक वीवर्स। में हादिस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आइए दोबारा से शुरू करते हैं। जनाब, सवाल था व्हाई डू वी नीड एन ऑडिट। ऑडिट की ज़रूरत क्या है? सिंपल सा जवाब हो सकता है और वो जवाब ये है कि हम इंसान बहुत सारी कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं, और उन्हीं मुश्किलात में कंपनीज़ के लोग उस पॉलिसीज़ उन प्रोसीजर्स को समझने में जानबूझकर या अनजाने में गलतियाँ करते हैं। इस छोटी सी लाइन एक मेंशन की, कॉम्प्लेक्स थिंग्स मेड बाय पीपल एंड पीपल डू मेक मिस्टेक्स। जब वो मुश्किल चीज़ें हैं जो लोगों ने बना दी गई हैं और उन चीज़ों को संभालने के लिए हम लोग जाने अनजाने में मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस को, खासकर आईटी के सेक्टर को, गलतियां तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो एक या दो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन जो काम कर रहे हैं, उनके दोनों को काम को जज करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, उनके प्रोसीजर्स को, उनको पॉलिसीज़ पर फुल इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऑडिटर्स का काम बना है, ऑडिट की जिम्मेदारी बनी है। तो जो लोग ऑडिट करते हैं वो इनकी गलतियों को एनालाइज करते हैं, निकालते हैं, तशरीह करते हैं, और उसके हवाले से हम एज बीइंग ऑडिटर रिपोर्ट्स करते हैं कंपनी के मालिकीन को, कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, कंपनी के जनरल मैनेजर्स को, जो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करवा सकें। तो ये रीज़न है हम ऑडिट करते हैं। और ऑडिट की चंद जिम्मेदारियां हैं, इसका कोर्स है जो हम शुरू करने लगे। वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि CISA, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे मैनेज करें कि आने वाले बिल्कुल न्यू इनिशिएटिव्स के लिए, न्यू बायर्स के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक्स के अंदर प्रेजेंटेशन बेस्ड कुछ वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट फंक्शंस को पढ़ें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज पर इंप्लीमेंट करनी होती है। हम कोशिश करते हैं कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसके पीछे जो थ्योरी है वो क्या है, खासकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट फंक्शंस यानी IS ऑडिट फंक्शंस के ऊपर। देन विल मूव ऑन टू IS कंट्रोल। जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑडिट फंक्शंस को समझ लेंगे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स क्या हैं, उसकी प्लानिंग्स क्या होंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, रिपोर्टिंग का क्या तरीका होगा, और रिस्क एनालिसिस कैसे हैं, सेल्फ कंट्रोलमेंट क्या, इन बेशुमार चीज़ें हैं, वो हम बारी बारी देखेंगे। लब्बिलुबाब, इन शॉर्ट, जो बात आपने भी जहन में रखनी है, ऑडिटिंग का असल मकसद जो है वो सिर्फ टेस्ट करना है, चीज़ों को समझना है कि जो वो कह रहे हैं या जो पॉलिसीज़ कहीं की हैं, कहीं पर भी वो उस कंट्रोल में है, उन सबको सिर्फ टेस्ट करने का नाम ऑडिटिंग है। ठीक है? तो किसी भी जगह, किसी भी टेस्टिंग को शुरू करने से पहले, टेस्टिंग को या ऑडिटिंग को शुरू करने से पहले हमें जो ऑडिट होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना पड़ता है। यानी एक चेक लिस्ट हो, वो तमाम चीज़ें, यानी हम किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी बड़े इंटरप्राइज लेवल तक हो, कंपनी में हमने ऑडिट करना है, चीज़ों को टेस्ट करना है, खासकर इंफॉर्मेशन IT को टेस्ट करना है। तो IT के अंदर कैमराज, मोबाइल्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, बेशुमार चीज़ें। तो कहाँ से शुरू करना है? बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है। सो ऑडिट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग, सो लेट्स हैव अ प्लान टू स्टार्ट डूइंग इट। तो इसका जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग करनी है, इसके क्या तरीका होना चाहिए, प्लानिंग को कहाँ से ऑडिट शुरू करना है, इन्हीं टॉपिक्स को हमने अभी आगाज़ करना है। नॉर्मली ऑडिट सालाना बेस पर होता है ताकि चीज़ों को हम एनालाइज कर सकें और टेस्ट कर सकें। और जो लोग सालाना ऑडिट के बाद भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते, तो वो जस्ट क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, और कुछ अनप्रिपेयर्ड चीज़ें, जैसे कि वो ऑडिटीज़ जिनका ऑडिट हमने किया होता है, वो अगर अनप्रिपेयर्ड हो और हम लोग ऑडिट पे जाएं, तो एज बीइंग ऑडिटर हमें ऐसी बातें कुछ सुनने को या देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ ऑडिटीज कहते हैं, द ऑडिटर्स आर कमिंग, हरी अप एंड डू ऑल दैट स्टफ ही टोल्ड अस टू डू लास्ट ईयर। यानी जो काम हमने उनको लास्ट ईयर कहे होते हैं, वो काम जल्दी से कर लो, वो दोबारा आ रहे हैं चेक करने के लिए। दर हकीकत एज बीइंग ऑडिटर हमारा ये कतई काम नहीं है कि लोगों को उनकी ड्यूटी से ज़्यादा उनको समझाया जाए, सिखाया जाए। हकीकतन ऐसा काम नहीं है। एज बीइंग ऑडिटर, एक ऑडिटर का असल मकसद यही होता है कि उन चीज़ों को ढूंढना जो आपने गलत की हैं किसी कंपनी में, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि CI से खासकर इंफॉर्मेशन सेक्टर की बात है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। वो गलतियाँ जो आपसे हो गई जाने अनजाने में, जो आपने इनसफिशिएंट वे से कर दी हैं, या कुछ शरारतें आप करते हैं जाने अनजाने में, या कुछ ऐसा जो गलती से हो भी जाता है और वो कंपनी के लिए एज अ फ्रॉड कंसिडर कर रहे हो, कुछ पायरेटेड केसेस हों, कुछ, क्योंकि एक छोटे पैमाने पे सोच के एक मेंटालिटी लेवल, एक चार दीवारी, एक बाउंड्री तक होता है, जबकि कंपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो एक लॉन्ग इंटरप्राइज लेवल पे होती है, बड़े मामलात हैं। तो ऐसी जो इश्यूज़ हैं, एक एज बीइंग ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है। एंड ख़ासकर जो ऑडिटर होता है वो ज़्यादातर अनपॉपुलर फॉक्स होते हैं, वो जान पहचान के हो सकता है ना भी हों,
सो टेंड टू बी अनपॉपुलर फॉक्स। और इनका काम होता है कि इन्वायरमेंट बनाना कंपनी में ऐसा जहां पर चीज़ों को वाकई चेक किया जाए, टेस्ट कर लिया जाए, हकीकतन टेस्ट किया जाए इस मिशन के साथ कि वो जो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, जो पॉलिसीज पर पूरी नहीं उतर रही, उनको हम एड्रेस करें, उसे हम समझें कि ये इश्यूज आ रहे हैं और उस गैप को हम ख़त्म करने के लिए उसकी रिपोर्ट बनाएं और उसे हम शाया कर दें उन कंपनी के बड़ों के पास, ताकि वो इस चीज़ को कंसीडर कर सकें और आइंदा के लिए एहतियात की जाए कि वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जाएं। किसी भी बिजनेस के लिए ये काफ़ी बेहतर काम है। इसके अलावा ऑडिटर्स आते हैं किस लिए ख़ास? वो इसलिए भी आते हैं कि वो आपका रवैया देख सकें। रवैया किस लिए? जो आप अपनी जॉब के साथ अपनाए हुए, खासकर वो जॉब जहां पर कंपनी ने जो डिक्टेट की हुई है पॉलिसीज़, उस पॉलिसीज़ पे आप उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं कि नहीं उस जगह पर। लेट्स से एक कंपनी की ऑफिशियल टाइमिंग है सुबह 9 बजे। लेट्स हैव एन एग्जांपल, लाइक सुबह 9 बजे की टाइमिंग है और आप 9:05, 9:10 बजे, 9:20 तक पहुंच रहे। समहाउ है कहने को छोटी सी मिस्टेक और हम इस पर पाबंदी देख रहे होते हैं अक्सर कंपनीज बेशतर में। रीज़न क्या होता है कि अगर वो हम 9:05, 9:10 करते हैं एक एम्प्लॉय को देख के दूसरा एम्प्लॉय को देख के तीसरा, और ये काम अगर पूरे 1 साल तक हो जाए, लेट्स से छोटी छोटी गलतियाँ, तो ऑपरेशनली आप देखें तो एंड ऑफ द ईयर काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है कंपनी में। जबकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को संभाल लें अगर, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सो बीइंग एन ऑडिटर ये तमाम चीज़ें कंसिडर की जाती हैं और इसी की रिपोर्टिंग और इन्हीं को गैप, इन्हीं चीज़ को एनालाइज करने के जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो तौर तरीके हैं, वो हम सीखने लगे इस कोर्स में। सो दैट्स रियली व्हाट ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट। इज देयर अ कंट्रोल फॉर समथिंग और एन एनालाइजिंग? वही बात जो हम कोशिश करेंगे उसको आसान स्लाइड्स के अंदर लेते आए। 2 किस्म के ऑडिट्स हैं गाइस। पहला ऑडिट हमारे पास इंटरनल ऑडिट्स हैं। खासकर इंटरनल ऑडिटर्स जो इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि कंपनी के अंदर ही हायर किए लोग होते हैं और वो उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो भी पॉलिसीज और जो भी कवानीन या जो भी प्रोसीजर्स हैं वो उसकी फर्माबरदारी कंपनी में हो रही है कि नहीं हो रही। इस काम को अंजाम देने के लिए इंटरनल ऑडिटर्स की ज़रूरत होती है। सो दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का हिस्सा होते हैं, वो पॉलिसीज भी जानते हैं, कंपनी के कवानीन भी जानते हैं, कंपनी की तमाम किरदार का तमाम जिम्मेदारियां, तमाम मैनेजमेंट कौन है उसमें, उनका डायरेक्टर कौन है, उनका मैनेजर्स कौन है, ये तमाम बातें वो जानते हैं क्योंकि वो इंटरनल ऑडिटर्स का हिस्सा हैं। और इंटरनल ऑडिट्स जो होते हैं वो वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, काम एक कंपनी के अंदर ही होता है, ऐसे ही है। सो दे आर देयर टू मेक श्योर यू आर कंप्लाइंट विद देम। तो वो वहाँ पर इसीलिए है कि आपने उन तमाम प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, एप्लीकेबल लॉज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लाइंट किया है, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। हाँ, तो बेहतर है। इंटरनल ऑडिटर की जॉब टास्क ही यही है। सेकेंडली हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, जो कि किसी के बिहाफ और थर्ड पार्टी बेस्ड लोग होते हैं, हमारे कंपनी का हिस्सा ना भी हो सकें। वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग कंपनी का हिस्सा भी हो सकते हैं या चाहे तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी हिस्सा हो सकते हैं, यानी किसी के बिहाफ पे हो सकते हैं। और वो बिहाफ जो है वो किसी अकाउंटिंग हो सकता है या खास प्योर खालिसतन ऑडिटिंग फर्म का हो सकता है या किसी भी रेगुलेटिंग बॉडी का हो सकता है। लेट्स से अगर किसी बैंक्स की बात हो रही है तो उस कंट्री का जो सबसे हेड बैंक है, हो सकता है कि वो उन ऑडिट्स के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जो सबसे बड़ा बैंक है अपना, वो बैंक किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऑडिट्स के लिए ऑडिटर्स को रवाना करे। तो एक थर्ड पार्टी बेस्ड हो गया। कहने का मकसद ये कि 2 किस्म के अलग अलग ऑडिटर्स हैं, एक आपकी अपनी टीम में भी हो सकते हैं, एक ये भी है बाहर से भी आए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि दोनों का काम अलग है। एंड ऑफ द डे, आखिर दिन हमने जो है काम क्या करना होता है, इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, हमने देखना यही होता है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, प्रॉपर चल रही हैं। सो वी आर स्टिल गोइंग टू बी टेस्टेड कंट्रोल्स, कि वो किसी फ्रॉड, किसी नोटी, किसी इनसफिशिएंट वे से तो नहीं हो रही, तमाम चीज़ें हम प्रॉपर लेके चल रहे हैं। की डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमने बात की अभी कि हमने ऑडिट को प्लान करना है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो की डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पहली चीज़ आती है ऑडिट चार्टर। एक ऐसा निज़ाम जिसमें हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि अथॉरिटी हमें कैसे मिल रही है, कितनी % हमारी अथॉरिटी है, हमें कितनी छूट है, हमारे स्कोप क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और हम इस ऑडिट को किस तरीके से अंजाम देंगे। सो द ऑडिट फंक्शन क्या है? इट डिफाइंस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम एज बीइंग ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी है और उन तमाम लोगों की क्या जिम्मेदारी है जिनका टेस्ट या जिनका ऑडिट हम करने लगे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम मेंशन करते हैं ऑडिट चार्टर में और ये बहुत की डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज़ आती है इंगेजमेंट लेटर। इसको अगर समझना चाहें तो ये कुछ ऐसा है कि हम कुछ चीज़ों पे फोकस कर सकें
ओवरऑल पूरे ऑडिट चार्टर पे नहीं, पूरे स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पे नहीं, नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं, जबकि जस्ट कुछ स्पेसिफिक मखसूस चीज़ों पे। वो मखसूस चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे अगर हम किसी लेट्स से ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आती है वो लोग जो थर्ड पार्टी बिहाफ पर आएंगे, जो खासकर एक्सटर्नल ऑडिटर्स हों, तो उनका टाइम कितना होना चाहिए, कितने दिनों में या कितने वक्त में वो इस टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट ख़त्म करें, चीज़ों को टेस्ट करके ख़त्म करें, उनकी फीसिस क्या होनी चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर निगरानी के लिए ओवरसाइट करने उनके साथ कितनी टीम्स की ज़रूरत होगी, उनके साथ आईटी सेक्टर के लिए आईटी मैनेजर्स की नीड होगी। नहीं, ये कुछ इंगेजमेंट लेटर होता है जो जस्ट स्पेसिफिक टास्क को हम इंगेज करते हैं। तो दो बातें, और हम इसको कंटिन्यू लेके चलते हैं ऑडिट चार्टर के साथ कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो ऑडिट फंक्शन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कैसे होंगी और हम इसको लेके चलें आगे। सो ऑडिट चार्टर को समझने के लिए हमने बेहतर है कि उसको हम कैटेगराइज कर दें चीज़ों में, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों से डिफाइन करके एक प्रॉपर वे के अंदर इनिशिएट ले सकें। तो पहली चीज़ इसमें हम रोल्स की बात करते हैं, खासकर वो किरदार जो एक ऑडिट टीम के होने चाहिए या होंगे। इसके अलावा हमने जैसे बात की कि जिन लोगों का ऑडिट हो रहा है, जो हमारे जिन्हें हमने टेस्ट करना है, कानूनी तौर पर स्टैंडर्ड के तौर पर उनके क्या रोल्स होंगे, वो हम इस ऑडिट चार्टर में डिफाइन करते हैं। तो ऑडिट चार्टर हमें डिफाइन करवाता है कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, और रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, उनके क्या किरदार होंगे। इसके अलावा फंक्शंस की बात है, विद इन द बिजनेस गोइंग टू बी ऑडिट। देखें, दो बातें, फंक्शंस को थोड़ा सा गौर से समझना है। एक तो ऑडिट चार्टर डिफाइन करता है एक ऐसा फंक्शन जो ऑडिट टीम का फंक्शन होना चाहिए। एक तो रोल्स अलग हैं और एक फंक्शनैलिटी है जो हमने परफॉर्म करनी है। विद इन द बिजनेस, यानी जो बिजनेस है जो ऑडिट होने जा रहा है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, ऑडिट टीम के फंक्शनैलिटीज, और जो बिजनेस का ऑडिट होने जा रहा है उसके क्या फंक्शनैलिटीज हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फंक्शंस यहाँ पर हमें डिफाइन करवाने में मदद करता है ऑडिट चार्टर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो मैनेजमेंट है उनकी क्या जिम्मेदारी होंगी, बहुत ही आसान लाइन के अंदर घेरी बात, ओवरसाइट फॉर द ऑडिट प्रोसेस, यानी वो सिर्फ निगरानी रखेंगे इस पूरे ऑडिट के प्रोसेस की। अब ऑडिट प्रोसेस क्या है, जो भी हम काम कर रहे होंगे, जो भी ऑडिटिंग का टास्क होंगे, उसमें निगरानी रखें। निगरानी से मतलब कि ऑडिट टीम जो है, खासकर हम एज बीइंग ऑडिटर, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मैनेजमेंट से, ताकि हम उनको शो करा सकें, उन्हें दिखा सकें कि हकीकतन जो खंदकों में, जो कंपनी के निचले तबके पर ऊपर से लेकर एंड तक जो गैप आ रहा है, जिसको हमने तशरीह किया, जिसकी हमने रिपोर्टिंग करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम बिजनेस ग्रो करे, वो गलतियों पे हम दोबारा ना दोहराए जाएं, ताकि उन गलतियों पे वो ऑर्गेनाइजेशन ना दोहराई जा रही हो, मजीद कंटिन्यू ना हो। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट है, उन्हें हम ये टास्क, ये जो ऑडिट चार्टर डिफाइन करवाता है कि हम उस पूरे प्रोसेस के ऊपर निगरानी रखें, ताकि हम उनसे बिला झिझक होकर रब्ता कर सकें, उन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकें। लेट्स से आईटी के अंदर अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है, किसी चीज़ को हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें आईटी असिस्टेंट या आईटी मैनेजर से बात नहीं करनी, हम डायरेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और ये बात जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से हमें ऑडिट चार्टर में डिफाइन किया जाता है कि ओवरसाइट यानी निगरानी रहे ऑडिट प्रोसेस पे। नेक्स्ट चीज़ आती है अप्रूवल्स। अप्रूवल्स का मतलब ये हमें डिफाइन करता है कि हमने अप्रूवल्स कैसे लेनी है चीज़ों के लिए, और उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा, एस्केलेशन प्रोसेस क्या होगा। तो जो भी तौर तरीके होंगे अप्रूवल्स के, वो भी हम ऑडिट चार्टर में हमें डिफाइन करने के तरीके दिखते हैं। तो कहने का मकसद रोल्स, फंक्शंस, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अप्रूवल्स, ये तमाम हिस्सा हैं ऑडिट चार्टर का। और इन्हीं तरीक़ों से हम क्या समझते हैं कि किसी भी ऑडिट को हम ऑर्गेनाइज कैसे रखें, मैनेज कैसे करें। एंड मज़ीद एक और बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंडिपेंडेंसी। डिफाइंस, ऑडिट चार्टर में आती है हमारे पास, डिफाइंस लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिट टीम। एज बीइंग ऑडिटर हमें ये जो आज़ादी हासिल है, ये आज़ादी क्या चीज़ है, ऑडिटर्स हैव एन एबिलिटी टू फाइंड द प्रॉब्लम्स एंड रिपोर्ट डायरेक्टली। ये वही बात है कि हमें मैनेजर्स के ऊपर नहीं देखना, हमने जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो हम डायरेक्टली ऑनर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को या सीईओ वगैरह को हम रिपोर्ट करें, ताकि चीज़ों को हम ट्रांसपेरेंट कर सकें। इनसफिशिएंट वे से जो हो रही हैं, जिनका तौर तरीका सही नहीं आ रहा, जो लोग पॉलिसीज में नहीं आ रहे, उन गैप्स को एनालाइज करके हम रिपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी डिफाइन हो रही है इंडिपेंडेंसी ऑडिट चार्टर में। सो लास्टली ऑडिट चार्टर जो है वो रोल्स, फंक्शनैलिटीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अप्रूवल्स, इंडिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो होपफुली हमें यहाँ तक बातें क्लियर हुई हूँ। इन स्लाइड्स के साथ हमने कोशिश की कि कोर्स को थोड़ा सा ईजी समझ सकें। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए।